बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इससे पहले जो हमारे 6 चैप्टर हैं, पहले 6 चैप्टर हैं वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 7 में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आज हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 200 से 300 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लोग डिफरेंशिएट कैसे करते थे, वो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 200-300 साल पहले जो भी कंपाउंड डिस्कवर होते थे तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो डिफरेंशिएशन थी वो ये थी उस टाइम के लोगों की कि वो ये समझते थे कि वो कंपाउंड जिनका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस कि अगर उनका ओरिजिन प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनसे हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स होते थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते थे, जैसे कि ये प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। और इसी तरह ऐसे कंपाउंड जिनका ओरिजिन मिनरल होता था, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ऐसे कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता था। उसी टाइम पे एक थ्योरी थी जिसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी था। वो ये उसका क्या कंसेप्ट था। वाइटल फोर्स थ्योरी से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स क्या होती है। वाइटल फोर्स एक स्पेशल किस्म की, यूनिक किस्म की एक फोर्स होती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। और उस टाइम लोगों का ये ख्याल था कि क्योंकि जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक मखसूस किस्म की स्पेशल टाइप की फोर्स होती है और उस फोर्स की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जो आपके पास ये स्पेशल टाइप की फोर्स थी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लैब में अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती थी। तो लोग ये उस टाइम समझते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम हासिल कर सकते हैं, हम लैब में नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है फिर उस टाइम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हो भी नहीं रहा था। लेकिन उसी टाइम में 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में 1828 में एक जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वूलर। उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड यूज किया था, एक केमिकल यूज किया था, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनाइड एक मिनरल था, उसका ओरिजिन मिनरल था। उसने अमोनियम साइनेट केमिकल कंपाउंड को यूज करके उसने यूरिया बनाया। यूरिया का दूसरा नाम हम अगर केमिकल वे में उसको देखें तो कार्बामाइड भी उसको बोलते हैं। अब कार्बामाइड या यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि अमोनियम साइनाइड जो है वो मिनरल है, वो मिनरल ओरिजिन रखता है। यानी फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया कि वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था ना कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं, फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया बना के, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना के ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम बना सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल चीजों से भी, नॉन लिविंग चीजों से भी बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं किया, फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया कि उसने 1824 में उसने ऑक्जेलिक एसिड भी सिंथेसाइज किया लैब के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये दो सिंथेसिस थी। इसमें उसने जब यूरिया बनाई तो उसने अमोनियम साइनाइड को डायरेक्ट यूज नहीं किया था, बल्कि उसने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड को इकट्ठे, दोनों साल्ट्स को इकट्ठे हीट किया और अमोनियम साइनाइड बना। अब अमोनियम साइनाइड अनस्टेबल था तो वो थोड़ी सी हीट देने के बाद उसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया यूरिया की फॉर्म में। तो ये दो सिंथेसाइज उसने चीजें की हैं वूलर ने लैब के अंदर। इसके बाद फिर लोगों का थोड़ा थोड़ा इस बात पे रुझान बढ़ना शुरू हो गया कि वाकई जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। इससे पहले लोग इस चीज को नहीं मानते थे, बल्कि उनका फोकस वाइटल फोर्स थ्योरी था। आखिरकार 1814
1840 को फ्रेडरिक वुलर ने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। अब जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लोगों का ये कंसेप्ट खत्म हो गया, जो ओल्ड कंसेप्ट था ये खत्म हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, तो फिर मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, वो कंसेप्ट तो फ्रेडरिक वुलर ने खत्म कर दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी तो अब रिजेक्ट हो गई। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या करती है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है। यानी हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है, हाइड्रोकार्बन ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हो उसकी स्टडी या फिर हाइड्रोकार्बन का कोई डेरिवेटिव हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है प्रोपेन की। अगर आप इस प्रोपेन को देखें तो प्रोपेन के अंदर आपको दो तरह के ही एटम नजर आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। डेरिवेटिव इसका क्या होगा कि अगर हम हाइड्रोकार्बन का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे किसी और एटम से, फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोपेन का ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन से, तो अब ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं हम कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अब ये मॉडर्न कंसेप्ट बन गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी होगा, यानी कार्बन इसमें एसेंशियल पार्ट होगा। तो हर वो कंपाउंड जिसमें अब कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जरूरी नहीं है सिर्फ ये ही दो हों, कार्बन और हाइड्रोजन तो एसेंशियल हैं, बेसिक हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई चीज हो सकती है, कोई एटम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी होगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो अब ये मॉडर्न जो कंसेप्ट इसका था या मॉडर्न डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एसेंशियल्स तौर पे मौजूद होंगे वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। चाहे हमने उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया है चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया, अब ये चीज हमने नहीं देखी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी, एक्सेप्शनल केसेस थे, जैसे कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। हालांकि हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन लाजमी होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो उनके कुछ रीजंस हैं कि ऐसा क्यों है, उनमें दो तीन रीजंस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। इसके अलावा भी और बहुत सी रीजंस हैं कि सबसे पहले रीजन तो ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें कैटिनेशन की कमी है। कैटिनेशन हमारा आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैटिनेशन क्या होती है कि जब कार्बन अपने ही साथ या दूसरे कार्बन के साथ ही लिंक हो जाए और एक लंबी लंबी चेनें बना दे, जैसे इस कंपाउंड में देखें कार्बन से लिंक हुआ है, फिर ये कार्बन अगेन एक कार्बन से लिंक हुआ है, तो जब कार्बन अपने से ही लिंक हो जाए बॉन्ड बना दे, तो उस वक्त जो लंबी चेनें बनाती हैं हम उस प्रोसेस को कैटिनेशन बोलते हैं। ये डिटेल से हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से कैटिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इन कंपाउंड्स के अंदर कैटिनेशन नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरी रीजन है इसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसमें होमोलोगस सीरीज नहीं होती। और थर्ड वन जो है कि ये मिनरल ओरिजिन रखते हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो हमने बातें डिस्कस की हैं उनमें दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, एक तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है वो ये आता होता है कि इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक है, इसकी क्या वजह है। तो ये रीजंस आपको पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों है। और थर्ड वन जो है
वो हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी आता है कि यूरिया का जो आपके पास केमिकल नेम है ये कार्बामाइड है। यूरिया तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, तो यूरिया और कार्बामाइड यानी ये यूरिया का दूसरा नाम कार्बामाइड भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये था हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इससे नेक्स्ट फिर हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।